नमस्ते दोस्तों, अवज्ञा पाठशाला में आपका स्वागत है। आज लेकर चलते हैं क्लास 10th यूपी बोर्ड या अन्य बोर्ड जो कि हिंदी मीडियम वाले हैं उनके लिए क्या है, विनिर्माण उद्योग। ठीक है, और ये ज्योग्राफी वाला सेक्टर है बेटा। देखेंगे क्लास 10th भूगोल चैप्टर 6 विनिर्माण उद्योग। विनिर्माण किसे कहते हैं? पहली बात तो ये है, मशीनों द्वारा बड़ी मात्रा में कच्चे माल से अधिक मूल्यवान वस्तु के उत्पादन को विनिर्माण कहते हैं। विनिर्माण का विस्तृत रूप उद्योग कहलाता है। कोई वस्तु थी, आपने कच्ची कॉटन ली, कॉटन से आपने क्या है कोई भी बढ़िया आइटम बना लिया, लोग क्या बना लिए, वस्त्र बना लिए, तो ये आपके क्या हुआ, ये विनिर्माण हो गया। लेकिन जैसे ही कॉटन से आप कंबल, रजाई, बड़े बड़े कपड़े, बेहतरीन वाले महंगे वस्त्र, कोट पैंट बनाते हो तो विस्तृत रूप उद्योग कहलाता है ना। जगह जगह पे बने तो ये उद्योग कहलाता है। ठीक है, ये है। आगे चलें, यहाँ देखें तो आप पाएंगे कि विनिर्माण उद्योग का महत्व क्या है। विनिर्माण उद्योग का महत्व क्या है भाई? विनिर्माण उद्योग का महत्व क्या है कि उद्योग खुलेगा तो धंधा मिलेगा तो पैसे कमाएंगे तो बेरोजगारी कम हो जाएगी तो क्या हम शिक्षित हो जाएंगे, धनवान हो जाएंगे। विनिर्माण उद्योगों से लोगों की आय में खेती से निर्भरता कम हो जाती है। बिल्कुल सही बात है भाई। 10 लोग हैं, छोटी सी खेती है और 10 लोग उस खेती में लगे हुए हैं, लेकिन जो आउटपुट है वो उतना ही मिलेगा जितना खेत दे सकता है। लेकिन नौकरी में 10 लोग करेंगे, जितना खेत एक साल में कमा के देगा वो एक आदमी एक महीने में कमा के रख लेगा। ठीक है ना, ये बात है। ठीक है, तथा प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में रोजगार के अवसरों को बढ़ाने में मदद मिलती है। सेक्टर 3 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और कौन सा होता है, थर्ड वाला होता है ना। 3 प्रकार के होते हैं। कृषि आधारित होता है एक, दूसरा होता है आपका उद्योग धंधे, तीसरा होता है सेवा क्षेत्र, जिससे बेरोजगारी और गरीबी दूर होती है। इन उद्योगों से निर्यात बढ़ने के कारण विदेशी मुद्रा देश में आती है तथा इन उद्योगों का बहुत महत्व हो जाता है। हम ज़्यादा उत्पादन कर लेंगे तो ज़्यादा पैसा मिलेगा तो हम क्या है, अमीर हो जाएंगे, है ना। और कभी कभी क्या होता है, हम इतना उत्पादन कर लेते हैं कि खुद का पेट भर गया, बोलते हैं अब फालतू हो गया, इसको बेच दो। जब दूसरे देशों को बेचते हैं, दूसरे राज्यों को बेचते हैं, तब ये क्या कहलाता है, निर्यात कहलाता है ना। निर्यात और आयात ये चीज़ है। आगे चलें, ये देखिए यहाँ चित्र में देखिए उद्योग धंधे, इस तरीके से कच्चे माल से बड़ी फैक्ट्री बन रही है, दिख रहे हैं आपको। यहाँ से मसाला दिया जा रहा है बिल्डिंग के लिए। ये देखो कृषि कार्य को छोड़ के इसमें लग गए, अब सबको नौकरी मिली हुई है। इधर इंजीनियर इनको बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे करो, बड़े बड़े फैक्ट्री है ना। तो ये मान लो लोहे का है ये, तो ये सारी लोहे की व्यवस्था है, तो ये लोहा कच्चा खनिज आधारित उद्योग हो जाता है ना। तो चलिए आगे देखेंगे। यहाँ देखिए जमीन से ही सारी चीज निकली हुई है, सारे उद्योग धंधे भूमि की कोख से ही जन्मे हैं। यहाँ देखें विनिर्माण उद्योग का महत्व। कृषि का आधुनिकीकरण हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, जब अच्छा उद्योग धंधे खुल जाएंगे तो आपका क्या है, कृषि का आधुनिकीकरण हो जाएगा। बैलगाड़ी से खेती ना करके, बैलों से खेती ना करके ट्रैक्टर से की जाएगी, है ना। जब खेती अच्छी होगी तो रोजगार के लिए आधारभूत ढांचा प्रदान करता है कौन, उद्योग धंधे। अच्छा उत्पादन होगा तो अच्छे धंधे चलेंगे। मान लो कॉटन कपड़े बनाने की कोई फैक्ट्री खोली और कॉटन बढ़िया वाली है आपके पास और ज़्यादा मिल रही है, तो ज़्यादा कपड़े बनेंगे तो ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। ठीक है, क्षेत्रीय विषमताओं को कम करना। भाई हम पहले सोचते थे कि भेड़ से ऊन प्राप्त होती है लद्दाख वगैरह में या गर्मी वाले क्षेत्रों में, तो ठंड वाले क्षेत्रों को कहाँ से मिलेगा। तो अब क्या, परिवहन की व्यवस्था हो जाएगी, ट्रैक्टर बना लेंगे, उद्योग धंधों से बड़ी बड़ी मशीनरी बना लेंगे, तो क्षेत्रीय विषमता खत्म हो जाएंगी। बेरोजगारी का उन्मूलन, बेरोजगारी तो वैसे भी खत्म हो जाएगी। जब धंधे खुलेंगे तो लोगों की जरूरत पड़ेगी, उन्हें नौकरी की जरूरत पड़ेगी, तो अपने क्या है, व्यवस्था ठीक हो जाएगी। निर्मित वस्तुओं का निर्यात हो जाएगा, है ना। ज़्यादा वस्तु बना लेंगे तो उनका निर्यात करेंगे। इतना है। आगे चलें, उद्योग की अवस्थिति के भौतिक कारक। पहला कारक क्या रहेगा भाई, जैसे कपड़ा उद्योग है ना, तो सूरत से कपड़ा क्यों आ रहा है, ठीक है। आलू का केंद्र आगरा में क्यों है, ठीक है, बात समझ रहे हो ना। और आलू का जो मुख्यालय वो शिमला में क्यों है,
जो उसका वो संशोधन केंद्र होता है, अनुसंधान केंद्र, वहाँ क्यों है? तो इसके पीछे क्षेत्रीय विषमता होती है। देखें, पहला है अनुकूल जलवायु। जलवायु अच्छी होनी चाहिए, है ना। जलवायु ऐसी होनी चाहिए कि किसी भी फसल का वहाँ उत्पादन ज़्यादा हो, ठीक है। ये जैसे सेब है, कश्मीरी सेब है ना, कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश में सेब उत्पन्न ज़्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि वहाँ की जलवायु अच्छी है। अभी हम खोल रहे हैं कि भाई सेब का अचार डालने की फैक्ट्री खोलेंगे, तो नहीं चल सकते यूपी में, है ना। कहाँ चलेगी? जहाँ की उसकी जलवायु अच्छी होगी। उद्योगों में वृद्धि के लिए वहाँ की जलवायु भी महत्वपूर्ण कारक है। शक्ति के साधन, उद्योगों में मशीन के लगाने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। अभी आपने धंधा खोल लिया, मान लो कोई बर्गर बनाने का, तो उसके लिए काम करने के लिए आदमी तो हैं, लेकिन उस सिस्टम को चलाने के लिए शक्ति की आवश्यकता पड़ती है, ऊर्जा की। हो सकता है आप सिलेंडर लगाएं, गैस चूल्हा लगाएं और कोयला जलाएं, पेट्रोल जलाएं, या आप सौर ऊर्जा लगाएं। तो जहाँ पर इनकी व्यवस्था ठीक ठाक होगी वहीं ये धंधे सक्सेस होंगे। कच्चे माल की उपलब्धता, हाँ जी बिल्कुल सही बात है। कच्चे उद्योगों में स्थापना वहीं रखनी चाहिए जहाँ पर कच्चे माल की उपलब्धता हो। जैसे चीनी उद्योग खोलना है तो वहीं खोलिए जहाँ गन्ना की खेती ज़्यादा की जाती हो, गन्ना की खेती ज़्यादा की जाती हो, ठीक है। चलिए आगे देखें। उद्योग की अवस्थिति के लिए मानवीय कारक, इंसानों द्वारा कौन से कारक? ये तो होते प्राकृतिक। अब देखिए मानवीय कारक कौन से? पहली बात तो आदमी ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। आदमी बढ़िया योग्य होने चाहिए और बढ़िया तरह से मिल जाए, ज़्यादा होना चाहिए। उद्योग में श्रम आपूर्ति के लिए कुशल और तकनीकी क्षमता से युक्त लोगों की आवश्यकता होती है। भाई कोई धंधा खोलना, आपको क्या सीमेंट का कारखाना खोलना है, तो ऐसे लोग चुनोगे आप जो सीमेंट की बारीकी जानते हो, सीमेंट के बारे में बनता कैसे है, या उन मशीनों को अच्छे चला सकें, ठीक है। पूंजी, ये तो मेन इम्पोर्टेंट है। पैसा नहीं तो लोग पूछते कैसा नहीं, तो पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी धंधा खोलने के लिए। बाजार देखो, उद्योगों में तुरंत निष्पादन के लिए बाजार की आवश्यकता पड़ती है। आपने बहुत सारे बर्गर बना लिए, बहुत सारे अचार का अचार डाल लिया, सेबों का अचार डाल लिया, और अचार को बेचने के लिए तत्काल जल्दी जल्दी बेचे आए, तो एक बाजार भी चाहिए। अगर नहीं है तो आपका अचार खराब हो जाएगा और जो भी सामान बनाया वो जल्दी नष्ट होने की कगार पे आएगा। परिवहन संचार की व्यवस्था, कच्चे माल को एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने के लिए परिवहन की भी व्यवस्था होनी है, ठीक है, होनी चाहिए। तो ये सही बात है। आधारित संरचना, मतलब मूलभूत जो संरचना होती है, अच्छी जमीन हो, अच्छी वहाँ पर बिल्डिंग हो, ठीक है। उद्योगों के निर्माण में संरचना महत्वपूर्ण है, जैसे परिवहन, संचार के साधनों की उपलब्धता, व्यापक क्षेत्रों की आवश्यकता आदि, ठीक है। आगे देखें, उद्यमी, उद्यमी मतलब आदमी, ठीक है। उद्यमी अर्थात जिनके द्वारा उद्योग की स्थापना की जाती है, ये मेन इम्पोर्टेंट है। ये पैसे के बाद यही है, पैसा है लेकिन हिम्मत नहीं, आदमी भी तो होना चाहिए काम खोलने के लिए। सरकारी नीतियाँ, सरकार की तरफ से बनाई गई नीतियाँ भी, योजनाएं भी उद्योगों के लिए लाभकारी होती हैं, ठीक है। साथियों तो ध्यान रखिएगा इन चीज़ों का। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ देखें, आधारित संरचना की भी आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। परिवहन हो गया, वाहन आपका आना जाना आसानी से हो सके। आधारित संरचना, उद्योगों के निर्माण में आधारित संरचना महत्वपूर्ण, जैसे परिवहन, संचार के साधनों की उपलब्धता, व्यापक क्षेत्रों की आवश्यकता। आधारित संरचना क्या होती है? अच्छे से वाहन उपलब्ध हो जाएं, ठीक है, ताकि सामान को आसानी से बाजार में पहुंचाया जा सके, ठीक है। उद्यमी देखो, उद्यमी, ठीक है। यहाँ देखें, अर्थात जिनके द्वारा उद्योग स्थापित किया जाता हो, एक आदमी भी चाहिए, ठीक है। उद्यमी मतलब उद्योग को करने वाला, ठीक है, फैक्ट्री खोलने वाला। ऐसा भी तो व्यक्ति चाहिए कोई फैक्ट्री खोले, उसके बिना तो नहीं चलेगा। तो फैक्ट्री खोलने वाला अर्थात जिनके द्वारा उद्योग की स्थापित किया जा सके, ठीक है। सरकारी नीतियाँ, अच्छा नीतियाँ सरकार की भी यहाँ महत्वपूर्ण हो जाती हैं। सरकार की तरफ से बनाई गई नीतियाँ, योजनाएं भी उद्योगों के लिए लाभकारी हैं, योजनाएं भी उद्योग की लाभकारी है ना। सब्सिडी मिलती है, अगर आप मान लो कि आप खेती करना चाहते हो और खेती में रुई कॉटन करना चाहते हो, तो सरकार की तरफ से सब्सिडी मिलेगी, फसल बीमा योजना का लाभ भी मिलेगा। बाई चांस ऐसा ना हो किसी किसान भाई के साथ कि उसकी फसल को कीड़े लग जाए, आग लग जाए, नष्ट हो जाए, तो उस कंडीशन में, उस दशा में, उस स्थिति में
सरकार क्या है, बीमा को सुलभ कराती है कि उस किसान को अपनी जेब से नुकसान नहीं झेलना पड़ेगा, सरकार झेलेगी उसका। ठीक है, चलिए लिखिए आगे। देखो, उद्योगों का वर्गीकरण। उद्योगों का वर्गीकरण, उद्योग भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। उद्योग उस आर्थिक गतिविधि से संबंधित है जो वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों के निष्कर्षण, सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित हैं। ठीक है, विभिन्न प्रकार की वस्तुएं जब उत्पादित की जाती हैं उद्योगों द्वारा, तो उद्योगों का वर्गीकरण कर दिया जाता है। कुछ उद्योग ऐसे बिजली का सामान बनाते हैं, कुछ उद्योग ऐसे खाने पीने की चीज़ें बनाते हैं, कुछ उद्योग ऐसे हैं कि कम सामान बनाते हैं, कुछ उद्योग ऐसे कोई बहुत ज़्यादा बनाते हैं, बहुत बड़े लेवल पर बनाते हैं। ठीक है, तो इसी लिहाज से उनका वर्गीकरण किया जाता है। यहाँ देखें, उद्योगों का वर्गीकरण विभिन्न आधारों पर किया जाता है। कौन कौन से आधार हैं, आइए देखते हैं। ठीक है, यहाँ देखें, प्रयुक्त कच्चे माल के स्रोत के आधार पर, प्रयुक्त कच्चे माल के स्रोत के आधार पर। ठीक है, कच्चे माल के स्रोत के आधार पर देखें तो आप पाएंगे कि कच्चे माल के स्रोत के आधार पर इनके अंतर्गत वह उद्योग आते हैं जिनमें कच्चे माल का उपयोग किया जाता है। कच्चे माल का उपयोग किया जाता है, जैसे कृषि आधारित उद्योग, जो कृषि के द्वारा उत्पादित वस्तुएं उनके आधार पर उद्योग होते हैं। जैसे सूती वस्त्र, रुई मिलेगी कृषि से। ठीक है, ऊनी वस्त्र, भेड़ बकरी पालन होगा। ठीक है, पटसन, ठीक है, पटसन एक खेती होती है, फसल होती है। रेशम वस्त्र, रबर, चीनी, चाय, कॉफी तथा वनस्पति तेल, ये किस पे आते हैं, ये कृषि आधारित उद्योग हैं। अगर आप खेती नहीं करेंगे तो ये उद्योग आपके सफल नहीं होंगे, इन्हें खेती करके ही बढ़ाया जा सकता है। दूसरा देखें, खनिज आधारित, जैसे कुछ चीज़ ऐसे खेती ना करें तब भी वो सामान कच्चा मिल जाए। लोहा है, लोहा के लिए कोई खेती तो ही करनी पड़ेगी, वो तो डायरेक्ट जमीन में से निकलता है, खनिज द्वारा, खाने द्वारा, है ना, खानों से निकलता है। लोहा, इस्पात, सीमेंट, एल्यूमिनियम, मशीन, औजार, पेट्रोसाइन उद्योग, ये कैसे हैं, ये खनिज के आधारित है, ये खनिज पर आधारित हैं कि जब आप वस्तुओं को खनिज करेंगे, उनको खोदोगे जमीन से, तभी ये उत्पादन हो सकता है इस उद्योग का। ठीक है, वन आधारित उद्योग, ठीक है, इसके लिए फसल आपको कृषि करने की जरूरत नहीं है, ना ही खानों से खोदना है, ये कुदरत ने आपको वन दे रखे हैं। कागज उद्योग, जैसे आपके पेड़ होंगे तो पेड़ों से कागज बनता है, औषधि दवाई बनती है, निर्माण उद्योग बनता है। ठीक है, फर्नीचर उद्योग, भवन निर्माण, ये सभी क्या हैं, वन आधारित उद्योग हैं। ठीक है, और देखिए समुद्र आधारित उद्योग, सागरों एवं महासागरों से प्राप्त जीवों, मछली उत्पादन, खाद्य प्रसंस्करण, खनिज तेल, ये सभी क्या हैं, समुद्र द्वारा हैं, ये समुद्र से मिलता है, अर्थात समुद्र में चीज़ों का भंडार है, वहाँ से मिलता है। ठीक है, तो प्रयुक्त कच्चे माल के आधार पर, कच्चा माल जहाँ से मिलता है उसके आधार पर हमने उद्योगों का वर्गीकरण किया। पहला है कृषि आधारित, खनिज आधारित, वन आधारित और समुद्र आधारित। आगे देखें, प्रमुख भूमिका के आधार पर, ये तो कच्चे माल के आधार पर थे। ठीक है, कृषि आधारित, वन आधारित और आपके कौन सा, समुद्र आधारित। तीसरा था आपका कौन सा, खनिज आधारित। ये कौन से प्रमुख भूमिका के आधार पर है ना, भूमिका के आधार पर देखें आप तो उद्योग का वर्गीकरण दो भागों में किया जाता है। ठीक है, कच्चे माल के आधार पर 4 प्रकार से और प्रमुख भूमिका के आधार पर 2 प्रकार से। आधारभूत उद्योग, जिन उद्योगों के, जिनके उत्पादन, ठीक है, जिनके उत्पादन या कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर होते हैं, जैसे लोहा इस्पात, है ना, तांबा प्रगलन, एल्यूमिनियम प्रगलन उद्योग। जैसे हमको लोहा पिघलाने की फैक्ट्री खोलनी है तो उसके लिए हमें लोहा चाहिए, तो आपको पहले खनिज आधारित उद्योग हमारा इस उद्योग में काम में आएगा। तो ये प्रमुख भूमिका के आधार पर होते हैं। दूसरा, उपभोक्ता उद्योग, जो उत्पादन उपभोक्ताओं के सीधे उपयोग हेतु करते हैं, है ना, मतलब अब उसको उपभोक्ता भी होना चाहिए। ठीक है, तो पहले कृषि में आप गन्ना करेंगे, गन्ना के बाद उपभोग करने वाली वस्तुएं जैसे गुड़, चीनी,
शक्कर, जैसे चीनी, दंत मंजन, कागज, पंखे, सिलाई मशीन, ये सभी क्या हैं? उपभोक्ता उद्योग हैं। मतलब इनको उपभोक्ता की सीधी आवश्यकता होती है। ठीक है, आगे चलें तो पाएंगे आप ये वाला। ठीक है, यहाँ देखें, पूंजी निवेश के आधार पर, पूंजी निवेश के आधार पर उद्योगों को 3 भागों में बांटा जाता है। उद्योगों को 3 भागों में बांटा जाता है। कुटीर उद्योग पूंजी निवेश के आधार पर, मतलब अगर आपके पास पैसा है उस पैसे से आप कैसा उद्योग लगा सकते हैं, उसके बारे में बात करना चाह रहे हैं। ठीक है ना, तो आप देखेंगे ऐसे उद्योग, ठीक है, कम पूंजी लगाओगे तो कुटीर उद्योग। देखें कुटीर उद्योग ऐसे उद्योग जिनमें ऐसे उद्योगों में किसी विशेष पूंजी की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि परिवार के सदस्यों द्वारा ही उत्पादन का कार्य किया जाता है। जैसे टोकरी बनाना, सजावट का सामान बनाना इत्यादि, है ना। ये सामान क्या है, इनमें पैसे लगाने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। खेती से फूल लिए और आपने माला बनाना चालू कर दिया। ठीक है, दूसरा आपने सजावट का सामान बनाना चालू कर दिया, टोकरी बनाना चालू कर दिया, गुड़िया गुड्डे बनाना चालू कर दिए, घर में से पंखे बनाना चालू कर दिए। तो ये चीज़ें क्या है, कुटीर उद्योग कहलाते हैं। कुटीर का मतलब होता है कुटी जैसा, ऋषि की कुटी छोटी होती है ना, तो कुटी में कोई ज़्यादा पैसा तो आता नहीं है। वहाँ से जंगल से घास फूस ले आए, कुटिया बना ली, वो आराम से रहने लगे, तो वही कुटीर उद्योग है, ऐसे समझ लीजिएगा। वहीं देखें लघु उद्योग। ठीक है, लघु में होता है कैसा, उससे कुटीर से बड़ा लेकिन वृहद उद्योग से छोटा, बीच का मध्यम उद्योग, है ना। आधुनिक समय में जिस उद्योग में 1 करोड़ से कम का निवेश किया जाता है अर्थात 1 करोड़ रुपए से कम पैसा खर्च किया जा रहा हो, आप कहीं पर 1 करोड़ रुपए से पैसा कम खर्च किया जा रहा हो, कम खर्च हो, है ना, कम खर्च हो, तो वो उद्योग क्या कहलाता है, वो उद्योग कहलाता है आपका लघु उद्योग। कैसा कहलाता है, लघु उद्योग कहलाता है जी, लघु उद्योग। ठीक है, वह उद्योग लघु उद्योग की श्रेणी में आते हैं। रेशम उद्योग, फर्नीचर उद्योग इत्यादि, ये कैसे हैं, लघु उद्योग हैं। ठीक है, आगे देखिए बृहद उद्योग, बड़े उद्योग। ठीक है, बड़े लेवल पर उद्योग खोले जाते हैं, उनकी बात करें। बड़े पैमाने के उद्योग बड़ी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। इसमें बड़े पैमाने पर क्या है, उत्पादन किया जाता है। ठीक है, बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है। तो देखो पूंजी निवेश के आधार पर 3 प्रकार के कुटीर, लघु, वृहद, है ना, और प्रमुखता के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, और कच्चे माल के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। इतना आपको समझ में आना चाहिए। देखें आप आगे स्वामित्व के आधार पर, अब भाई मालिकाना हक के आधार पर उद्योग देखें तो कौन कौन से हैं। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को 4 भागों में बांटा जाता है। पहला है सार्वजनिक। ठीक है, सार्वजनिक मतलब सभी के लिए। ठीक है, सरकारी एजेंसी द्वारा प्रबंधित, सरकार द्वारा संचालित उद्योग, जैसे भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, वेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल। ये क्या है, इसमें सरकार का पैसा लगता है, जनता इसमें काम करती है, तो ये क्या है, सार्वजनिक है, इस पर सभी लोगों का हक होता है ना, सरकारी है ये। निजी क्षेत्र के उद्योग देखें, वे उद्योग जिनका एक व्यक्ति के स्वामित्व में, उसके द्वारा संचालित अथवा लोगों के स्वामित्व में उनके द्वारा संचालित, जैसे टिस्को, बजाज ऑटो लिमिटेड, डाबर उद्योग, ये सभी कैसे हैं, ये निजी उद्योग हैं। आप कहोगे डाबर लाल कंपनी हमारी नहीं होगी, सरकार की नहीं है, तो डाबर नाम के व्यक्ति हैं, उन्होंने डाबर नाम की कंपनी खोली है। बजाज नाम के व्यक्ति हैं, उन्होंने बजाज कंपनी खोल ली है। ऐसी विभिन्न कंपनियां हैं, पैरासूट ऑयल है, ठीक है, बहुत सारे सामान है। मान लो ये बोर्ड किसी कंपनी का, वो निजी कंपनी है। मोबाइल है, सैमसंग है, ठीक है, और रेडमी है, और आपका गूगल है, ये कभी क्या, ये सरकारी कंपनी है, सार्वजनिक नहीं है, ये निजी कंपनी है, निजी स्वामित्व वाली है ना। इनके सीईओ अलग हैं, इनके मालिक अलग हैं। ठीक है, सरकार पे उनका कोई हक नहीं है। हाँ, रेगुलेटरी सरकार द्वारा होते हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं बना सकते, बम बना लिया और उड़ा दिया सबको, नहीं। मोबाइल भी बनेगा, उसकी नाप तौल जो की जाएगी, चार्जर की पिन वगैरह, वो सब सरकारी मापक के द्वारा आप बना सकते हो, लेकिन मालिक आप ही हो, निजी स्वामित्व में ना। दूसरा देखें संयुक्त उद्योग। ठीक है, संयुक्त उद्योग कैसे होंगे, कई सारे लोग मिलकर काम करते हैं।
वे उद्योग जो राज्य सरकार और निजी क्षेत्र के संयुक्त प्रयास से चलाए जाते हैं, जैसे कि ऑल इंडिया लिमिटेड, ये ऐसे उद्योग हैं इसमें सरकार का भी भाग होता है और निजी स्वामित्व का भी भाग होता है। सहकारी उद्योग देखें, जिनका स्वामित्व कच्चे माल की पूर्ति करने वाले उत्पादों श्रमिकों दोनों के हाथों में होता है। ठीक है, सहकारी उद्योग क्या होता है? जिनका स्वामित्व कच्चे माल की पूर्ति करने वाले उत्पादों श्रमिकों और दोनों के हाथों में होता है। संसाधनों का कोष संयुक्त होता है। लाभ हानि का विभाजन भी अनुपातिक होता है, जैसे महाराष्ट्र के चीनी उद्योग, केरल के नारियल और आधारित उद्योग। सहकारी उद्योग में क्या होता है? कच्चा सामान उपलब्ध कराते हैं लोग वो, और जो उसमें पूंजी लगाते हैं वो लोग, तो दोनों मिलकर करते हैं, सहकारी उद्योग कहलाते हैं। लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई, ठीक है। चलिए, कच्चे तथा तैयार माल की मात्रा पर भार के आधार पर, ठीक है। देखें, इन उद्योगों का वर्गीकरण दो भागों में किया जाता है। भारी उद्योग जैसे लोहा, इस्पात आदि। हल्के उद्योग जो कम भार वाले कच्चे माल का प्रयोग कर हल्के तैयार माल का उत्पादन करते हैं, जैसे कि विद्युत उद्योग है ना, बिजली के सामान है, चटकनी है, बटन है, जो भी हैं आप वो हल्के सामान है, लेकिन स्टील लोहा के सामान को भारी उद्योग कहलाएंगे। ठीक है, इतना है, इसमें कुछ नहीं है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिया। कृषि आधारित उद्योग, अब देखिए पहला कृषि आधारित उद्योग, अब इन्हें चलते हैं जो कृषि के द्वारा बनते हैं। सूती वस्त्र, पटसन, रेशम, ऊनी वस्त्र, चीनी, वनस्पति तेल आदि उद्योग कृषि से प्राप्त कच्चे माल के आधार पर आधारित है या इनके द्वारा ये संसाधित होते हैं। ठीक है, आगे चलें। सूती कपड़ा उद्योग, ये कृषि के आधारित है। देखें, सूती में देखें, भारत का सबसे पुराना विस्तृत उद्योग सूती वस्त्र उद्योग है। इसकी उत्पत्ति 1818 में हुई थी। ठीक है, पहला सूती वस्त्र उद्योग 1854 में मुंबई में बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग द्वारा स्थापित की गई थी। महात्मा गांधी ने चरखा कातने, खादी के पहनावे पर जोर दिया, जिससे बुनकरों को रोजगार मिल सके। ठीक है, जो बुनने वाले थे उनको रोजगार मिल सके। ठीक है, आरंभिक वर्षों में सूती वस्त्र उद्योग महाराष्ट्र, गुजरात के कपास केंद्रों तक ही सीमित था। कपास की उपलब्धता, बाजार परिवहन, पत्तनों की समीपता, श्रम, नमी युक्त जलवायु आदि के कारकों ने इसके स्थानीयकरण को बढ़ावा दिया। हम पहले बता चुके हैं, अच्छी लेबर मिल जाए, अच्छा वातावरण मिल जाए, अच्छी जलवायु मिल जाए, ठीक है, अच्छी मिट्टी मिल जाए, वहाँ पर जो उत्पादन करने में जो मज़ा है वो बात ही अलग है। ठीक है ना, वहीं पर उद्योग ज़्यादा लगते हैं। सूती वस्त्र क्यों सूरत की उद्योग प्रसिद्ध है? क्योंकि वहाँ पे कैसी है उपलब्धता है, किसकी? कपास की उपलब्धता है, बाजार परिवहन है, पत्तनों की समीपता है, मतलब बंदरगाहों की, श्रम अच्छा मिल जाता है, नमी युक्त जलवायु है, समुद्र पास में है। यही कारण है कि वहाँ पर टेक्सटाइल का ज़्यादा प्रयोग किया गया है। कताई कार्य महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु में केंद्रित है। ठीक है, कताई कार्य, ठीक है, लेकिन सूती, रेशम, जरी, काशीदार आदि में बुनाई के परंपरागत कौशल और डिजाइन देने के लिए बुनाई अत्यधिक विकेंद्रीकृत हो गई। कताई की जगह बुनाई आ गई है। ठीक है, चलिए आगे देखें। पटसन उद्योग, पटसन की रस्सी भी बनती है ना। पटसन उद्योग सरकारी क्षेत्रों पर निर्भर उद्योग है। ठीक है, जो हर वर्ष 5500 करोड़ रुपए से अधिक के पटसन उत्पादों की खरीद करता है। जूट उद्योग में पश्चिम बंगाल मुख्य स्थान है, और देश की बात आए तो आप बांग्लादेश लगाना। ठीक है, चलिए, जूट उत्पादन में कौन है? अपना पश्चिम बंगाल। यहाँ देखें, पटसन भारत पटसन निर्मित सामान का सबसे बड़ा उत्पादक है। बिल्कुल राइट फैक्ट है, भारत में सबसे ज़्यादा पटसन के सामान बनाए जाते हैं, तथा बांग्लादेश दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक भी है। ठीक है, बांग्लादेश क्या निर्यातक करता है पटसन का, क्योंकि ज़्यादा वहीं पर होता है। भारत में पटसन उद्योग अधिकांशतः हुगली नदी के तट पर संग्रहित है। हुगली नदी कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में, इसलिए पश्चिम बंगाल में पटसन ज़्यादा होता है।
जिसके निम्न कारण हैं। कौन कौन से कारण हैं? पटसन उत्पादन क्षेत्रों की निकटता है वहाँ पर पश्चिम बंगाल में, ठीक है, ज़्यादा निकटता है, ठीक है। सस्ता परिवहन मिल जाता है, पानी का जो परिवहन है वो सस्ता होता है क्योंकि उसमें ज़्यादा मगजमारी नहीं करनी पड़ती है। सस्ते श्रमिक मिल जाते हैं, बिहार, बंगाल, उड़ीसा और ये क्षेत्र ऐसे यहाँ पे गरीबी ज़्यादा है, तो यहाँ पे भी यूपी भी है उसमें, है ना, छत्तीसगढ़ भी, सभी यहीं पर है। जल की अधिकता है, भाई पानी तो बहुत है ही है वहाँ पे, नदी का पानी है, दूसरा समुद्र पास में है। कोलकाता एक बड़े नगरीय केंद्र के रूप में बैंकिंग, बीमा, जूट के निर्यात के लिए पत्तन की सुविधा प्रदान करता है। ये बिल्कुल सही बात है। कोलकाता में कृत्रिम वस्त्रों की बढ़ती मांग के, मतलब रेडीमेड बढ़ती मांग के कारण पटसन उद्योग को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कृत्रिम वस्त्रों से प्रतिस्पर्धा है। बाजार से ले आते टी शर्ट 150 रुपये की आ गई और वही टी शर्ट आप बाजार से सामान ला के पहनिए या कपड़ा लाइए कच्चा, फिर बनवाइए, तो आपको वही टी शर्ट लगभग 500 रुपये दर्जी लेगा जो टेलर है, और कपड़ा आएगा 300-400 का लगभग, है ना। तो वही टी शर्ट आपको 1000 रुपये में 800 रुपये लगभग पड़ेगी। लेकिन वहाँ बहुत सारी हज़ारों की तादाद में टी शर्ट बनती हैं, तो जल्दी हो जाता काम। मांग में वृद्धि हेतु उत्पादन में विविधता का होना। बांग्लादेश, ब्राज़ील देशों में भी कड़ी प्रतिस्पर्धा है। पटसन को क्या है, बहुत सारी प्रतियोगिता का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ देखिए, राष्ट्रीय पटसन नीति उद्देश्य, एक नीति है राष्ट्रीय पटसन नीति उद्देश्य है पटसन के उत्पादन में वृद्धि होनी चाहिए, गुणवत्ता में सुधार होना चाहिए, पटसन उत्पादन किसानों को अच्छा मूल्य दिलाना, ठीक है, अच्छा मूल्य दिलाना, प्रति हेक्टेयर उत्पादन को बढ़ावा देना, ये उद्देश्य है। तो आप लिख लीजिए इनको, ठीक है। आगे चलें तो आप पाएंगे चीनी उद्योग। चीनी उद्योग बहुत ही महत्वपूर्ण उद्योग है क्योंकि भारतीय लोगों को हर समय मिठाई खाने का शौक़ रहता है, ठीक है, मिठाई खाने का शौक़ रहता है, तो ये उसके लिए अति आवश्यक हो जाता है। देखें, यहाँ देखें, चीनी उद्योग बहुत ही महत्वपूर्ण कृषि पर आधारित उद्योग है। वर्तमान समय में भारतीय चीनी उद्योग का वार्षिक उत्पादन संभवतः 8,000 मतलब 80,000, ठीक है, 80,000 करोड़ रुपये, 80,000 करोड़ का चीनी उद्योग काम करता है हमारे यहाँ पे। भारत का चीनी उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान है। कौन सा है? दूसरा। तो पहला किसका है? तो पहला देखेंगे, गुड़ खांड सारी के उत्पादन में भी इसका प्रथम स्थान है। चीनी मिलें उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश राज्यों में फैली है। पिछले कुछ वर्षों में इन मिलों की संख्या दक्षिणी पश्चिमी राज्यों में विशेषकर महाराष्ट्र में बढ़ी है। इसी कारण निम्नलिखित हैं: गन्ने के सुक्रोज की अत्यधिक मात्रा, ठंडी जलवायु, सहकारी समितियों की अधिक सफल हुई है। इसलिए पहले यूपी में ज़्यादा थी चीनी मिलें, लेकिन चीनी उत्पादन में किसका रोल ज़्यादा है? महाराष्ट्र का, ठीक है ना, ये बात। आगे देखें, आप पाएंगे समस्या। देखिए समस्या क्या है उत्पादन में, चीनी में अल्पकालिक उत्पादन है ना, बहुत कम समय के लिए उत्पादन होता है चीनी मिल का। पुरानी एवं असंभव तकनीकें आज हमारे पास। परिवहन की अक्षमता, परिवहन की अच्छी व्यवस्था नहीं होती, ये समस्या है चीनी उद्योग में, ठीक है। गन्ना को खेती से लेके बाहर जाना पड़ता है ना, ये। आगे चलें तो देखें आप, खनिज आधारित उद्योग, ये कृषि आधारित थे। तो देखें, यह वह उद्योग है जिनके द्वारा कच्चे माल के रूप में धात्विक अधात्विक खनिजों का उपयोग किया जाता है। ये उद्योग अलोह धातु निर्माण की प्रक्रिया पर आधारित होते हैं। कौन? खनिज। खनिज से क्या मिलता है? या तो धातु मिलेगी या अधातु मिलेगी, और दोनों ही किस पर आधारित हैं? खनिज पर। खनिज संसाधन पढ़ाए थे पिछले चैप्टर में। अगर ये वीडियो आपकी समझ में कम आ रहा है तो इससे पहले वाला वीडियो देख लीजिए, सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। यहाँ देखें, लोहा इस्पात उद्योग, ये कैसा है? खनिज आधारित है, धात्विक है। यह उद्योग किसी भी राष्ट्र के औद्योगिक विकास की आधारशिला है। बिल्कुल सही बात है। अगर आप फैक्ट्री खोलना चाहते हैं तो आपको मशीनें लोहे की मिलेंगी, ठीक है, फर्नीचर वगैरह उसमें भी लोहे का काम मिलेगा आपको, ठीक है। तो जरूरत पड़ती है। कच्चे लोहे का उत्पादन करने वाली देश की पहली इकाई 1874 में कुल्टी नामक स्थान पर अस्तित्व में आई।
जिसे बंगाल आयरन वर्क्स नाम दिया गया था। बंगाल आयरन वर्क्स नाम दिया गया था। टिस्को को देश का सबसे पुराना कारखाना माना जाता है। टिस्को एक कंपनी है जिसको सबसे पुराना माना जाता है। ठीक है, लिखिए, यहां देखें, लौह इस्पात का आधारभूत उद्योग है क्योंकि अन्य सभी भारी, हल्के और मध्यम उद्योग इनसे बनी मशीनरी द्वारा निर्भर होता है। लौह और इस्पात मतलब लोहा और स्टील के सामानों से ही छोटे छोटे कारखाने काम कर रहे हैं। मान लो आप सबसे हल्का सामान है फूलों से माला बनाना, तो फूलों की माला किससे बनाओगे आप? लकड़ी से बनाओगे? नहीं, आप सुई से बनाओगे। और सुई किसकी बनी होती है? लोहे की बनी होती है। और बनती कैसे है? लोहे को पिघलाकर, स्टील को पिघलाकर तब जाके उसके एक रूप दिया जाता है। यही तो बात है। तो ये कहना चाह रहे हैं मध्य उद्योग इससे बनी मशीन पर निर्भर है। इस उद्योग के लिए लौह, अयस्क, कोकिंग कोल, चूना पत्थर का अनुपात लगभग कितना रहता है? 4:2:1 का रहता है। वर्ष 2016 से 16 में भारत 1956 लाख टन इस्पात का विनिर्माण कर संसार में कच्चा इस्पात उत्पादकों में तीसरे स्थान पर रहा था। यह स्पंज लोहा का सबसे बड़ा उत्पादक है। स्पंज लोहा का उत्पादक है सबसे बड़ा कौन? भारत। सार्वजनिक क्षेत्र के लगभग सभी उपक्रम अपने इस्पात को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के माध्यम से बेचते हैं। ठीक है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया नाम से बेचता है भारत जितने भी अपने उत्पादन है अपने ना लोहे संबंधित। यहाँ देखें तो आप पाएंगे भारत के छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र में अधिकांश लोहा इस्पात उद्योग सब केंद्रित है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा लौह अयस्क पाए जाते हैं। निम्नलिखित कारण है। क्या कारण है? लौह अयस्क की कम लागत होती है, यहाँ पर भाई पास में है। उच्च कोटि या कच्चे माल की निकटता होती है। सस्ते श्रम के स्थानीय बाजार हैं। ठीक है, यही है। यहाँ देखें भारत में इसके पूर्ण विकास न होने पाने के कारण क्या हैं? यहाँ भी देखें, उच्च लागत, पैसा ज़्यादा लगाना पड़ता है। कोकिंग कोयले की सीमित उपलब्धता। ठीक है, इस सीमित उपलब्धता है, ज़्यादा कोयला मिल नहीं पाता कोकिंग वाला। कम श्रमिक उत्पादकता है ना, कम ही श्रमिक मिल पाते हैं कोयले की खान में काम करने वाले या इन चीज़ों में भारी सामानों में काम करने वाले। ठीक है, ऊर्जा की अनियमित आपूर्ति होती है। कभी बिजली पूरी मिल गई, कभी ऊर्जा मिल गई, कभी भट्टी गर्म हुई, कभी नहीं हुई, तो इस वजह से दिक्कत आती है। अविकसित अवसंरचना। ठीक है, संरचना ही पूरी तरह से विकसित नहीं है, ये बात है। आगे देखें, एल्यूमिनियम प्रगलन। ठीक है, स्मेल्टिंग, स्टील मेल्टिंग मान लो, एल्यूमिनियम ये स्मेल्टिंग है ना, तो स्टील नहीं है ये, सॉरी सिल्वर है ना। भारतीय एल्यूमिनियम कंपनी के अलपुरम रिडक्शन वर्क्स द्वारा पहली बार 1938 में एल्यूमिनियम का उत्पादन किया गया था। हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के पास रेणकूट में स्थित है। ठीक है, भारत में एल्यूमिनियम प्रगलन दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु शोधन उद्योग है। धातु का शोधन किया जाता है। यह हल्का, जंग अवरोधी, ऊष्मा का स्वचालक है। ठीक है, लचीला, अन्य धातुओं के मिश्रण से अधिक कठोर बनाया जा सकता है। भारत में एल्यूमिनियम प्रगलन संयुक्त उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तमिलनाडु राज्यों में स्थित है। ठीक है, लिख लीजिए आप इसे, इसमें कुछ समझाने को है नहीं है। इस उद्योग की स्थापना की दो महत्वपूर्ण आवश्यकताएं, नियमित ऊर्जा की पूर्ति हो। ठीक है, नियमित ऊर्जा की पूर्ति हो रही है, कम कीमत पर कच्चे माल की उपलब्धता हो जाती है, इसीलिए इस उद्योग को जल्दी कामयाब होने में सफलता मिली है। रसायन उद्योग देखेंगे। रसायन, यह उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। इसमें वे सभी उद्योग आते हैं जो औद्योगिक रसायनों का उत्पादन करते हैं। यह उद्योग कच्चे माल जैसे तेल, प्राकृतिक गैस, जल, धातु, खनिज आदि को अन्य उत्पादों में परिवर्तित करते हैं। भारत में कार्बनिक, अकार्बनिक दोनों प्रकार के रसायनों का उत्पादन होता है। कार्बनिक रसायनों में पेट्रो रसायन
शामिल है, जो कृत्रिम वस्त्र, रबर, प्लास्टिक, दवाइयाँ आदि बनाने में काम में आता है। कौन? पेट्रो रासायनिक। ठीक है। आगे देखें, अकार्बनिक रसायन में देखें सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, क्षार आदि शामिल हैं। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में रसायन उद्योग की भागीदारी लगभग 3% है। यह उद्योग एशिया में तीसरा सबसे बड़ा, विश्व में आकार की दृष्टि से 12वें स्थान पर आता है। 12वें स्थान पर आता है। यहाँ देखें उर्वरक उद्योग। भारत में उर्वरक उद्योग जमीन की उत्पादक क्षमता को बढ़ाने के लिए बहुत उपयोगी है। यह पानी में घुलनशील यौगिकों, खनिजों से समृद्ध होते हैं। उर्वरक उद्योग नाइट्रोजनी उर्वरक, यूरिया, फास्फोरिक उर्वरक तथा अमोनियम फास्फोट और मिश्रित उर्वरक के इर्द गिर्द केंद्रित हैं। हमारे देश में पोटेशियम यौगिकों के भंडार नहीं है, इसलिए हम पोटास का आयात करते हैं। हरित क्रांति के बाद इस उद्योग का विस्तार देश के कई भागों में हुआ है। देश के कई भागों में हुआ है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। यहाँ देखें सीमेंट उद्योग। यह उद्योग कच्चे माल पर आधारित उद्योग है। भारत में पहला सीमेंट संयंत्र पोरबंदर, गुजरात में लगाया गया था। ठीक है। इस उद्योग से भारी स्थूल कच्चे माल जैसे चूना, पत्थर, सिलिका, जिप्सम की आवश्यकता होती है। रेल परिवहन, कोयला, विद्युत आवश्यक है। ठीक है। इसका उपयोग निर्माण कार्यों में किया जाता है। घर बनाने हैं, फैक्ट्री बनानी है तो आपको सीमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। इसका उपयोग, ठीक है, निर्माण कार्यों में होता है। इस उद्योग की इकाइयाँ गुजरात में लगाई गई हैं क्योंकि यहाँ से खाड़ी के देशों में व्यापार की उपलब्धता ज़्यादा है। ठीक है। होने को सीमेंट उद्योग अलग अलग राज्यों में भी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा वही लगाए गए। मोटर गाड़ी उद्योग देखेंगे। भारत में वाहन उद्योग संसार का सबसे विस्तृत वाहन उद्योग है, जिसमें 2009 में 26 लाख इकाइयों का उत्पादन किया गया था। मोटर गाड़ियाँ सामान के तीव्र परिवहन के साधन हैं। ठीक है। मोटर गाड़ी क्या है? तुरंत सामान रखा, हैंडल मारा, चाबी घुमाई, सेल्फ मारा, तुरंत सामान को, भारी भरकम सामान को ले जाती हैं। उदारीकरण के पश्चात नए आधुनिक मॉडल के वाहनों का बाजार, वाहनों की मांग बढ़ी है। यह उद्योग दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, पुणे, चेन्नई आदि शहरों के आसपास स्थापित हैं। ठीक है जी। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। सूचना प्रौद्योगिकी इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। ठीक है। देखो, यह सूचना से संबंधित उद्योग है। इसका प्रयोग योजना बनाने, नीति निर्धारण करने, निर्णय लेने में होता है। भाई कोई हमने चीज़ बनाई, उसको सूचना दे दी अपने नागरिकों को कि भाई ऐसे ऐसे करना। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा सूचना दी जाती है, माइक से बोल के सूचना दोगे आप। ठीक है। आगे देखें, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के अंतर्गत आने वाले उत्पादों में ट्रांजिस्टर से लेकर टेलीविजन, टेलीफोन एक्सचेंज, रडार, कंप्यूटर, दूरसंचार उद्योग के लिए उपयोगी अनेक उपकरण तक बनाए जाते हैं। भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में बेंगलुरु का विकास हुआ है। बेंगलुरु कहाँ की राजधानी है? कर्नाटक की। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के सफल होने के कारण हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर का निरंतर विकास हुआ है। ठीक है। तभी ये चल पा रहा है। आगे देखें प्रदूषण के प्रकार। प्रदूषण के प्रकार यहाँ देखें, जब उद्योग खोले जाते हैं तो बहुत सारे प्रदूषण भी होता है। बहुत सारा प्रदूषण भी होता है। जैसे आप एक छोटा सा बताएं कि आप मान लो चमड़ा उद्योग जो है, जूते बनाने कारखाने हैं, वहाँ जूते बन रहे हैं लेकिन गंदगी बाहर जा रही है, केमिकल बाहर जा रहा है, नदियाँ प्रदूषित हो रही हैं। तो वहीं प्रदूषण के प्रकार हैं। प्रदूषण के प्रकार देखें, पर्यावरण में हानिकारक जीवनाशक विषैले पदार्थों से सम्मिलित होने को प्रदूषण कहते हैं। वे पदार्थ जो प्रदूषण को फैलाते हैं प्रदूषक कहलाते हैं। पर्यावरण की जागरूकता को फैलाने के लिए हर वर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, क्योंकि पर्यावरण को बचाकर ही रखना हर एक मनुष्य की जिम्मेदारी होती है। ठीक है। देखिए कौन कौन से प्रकार हैं। प्रदूषकों को प्राप्ति के आधार पर 2 भागों में विभाजित किया गया है। अनिम्नीकरण प्रदूषक, मतलब जिनको बिल्कुल निम्नीकरण नहीं किया जा सकता है ना,
बिल्कुल ऐसे कैसे रहेंगे। ये वे प्रदूषक हैं जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटित नहीं होते हैं। जैसे प्लास्टिक है, एक तरफ चूहिया मर जाए या कोई शेर मर जाए, भैंस मर जाए, कुछ ही मर जाए, एक तरफ प्लास्टिक को डाल दीजिए, ऐसे ही देखना वो बड़ी भैंस है ना, कुछ समय के बाद अपने आप नष्ट हो जाएगी, महीने, 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने में। लेकिन प्लास्टिक सालों साल तक ऐसी रहेगी। ठीक है। तो अनिम्नीकरण के प्रदूषक क्या हैं? वे प्रदूषण जो नष्ट नहीं होते, छोटे छोटे जीवों द्वारा अपघटक नहीं होते हैं। ठीक है। जैसे शीशा है, प्लास्टिक है, मरकरी है, स्मोग है, गैस है आदि, ये क्या है? ये नष्ट नहीं होते हैं। आप शीशे को डाल दीजिए, एक तरफ भैंस डाल दीजिए मरी हुई, एक तरफ खरगोश डाल दो, चूहा डाल दो, तो शीशा ऐसे ही पड़ा रहेगा बरसों तक, खराब नहीं होगा ना। जैव निम्नीकरण मतलब जिनका निम्नीकरण हो सकता है, ये वह प्रदूषक हैं जिनका सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटक होता है, परंतु अधिक मात्रा में जमा होने से यह समस्या उत्पन्न हो जाती है। ठीक है। देखिए प्रदूषण के प्रकार कौन कौन से हैं, यहाँ देखते हैं। यद्यपि उद्योगों की भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है, उद्योग भारतीय विकास में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं, लेकिन क्या है, यद्यपि या तथापि इनके द्वारा बढ़ते भूमि, वायु, जल तथा पर्यावरण प्रदूषण को भी नकारा नहीं जा सकता। आप बहुत मोबाइल से बात कर रहे हो, लेकिन जहाँ मोबाइल निर्मित किए जाते हैं खटर ही खटर आवाज़ आती है। ठीक है। बहुत सारे प्लास्टिक से जब उत्पादन होता है, गैसें निकलती हैं, तो वो प्रदूषण होता है, उसको नकारा नहीं जा सकता है। माँ के हाथ का खाना सबको अच्छा लगता है, हाथ की रोटी, चूल्हे की रोटी, लेकिन चूल्हे से निकलता हुआ धुआं भी तो क्या है, प्रदूषण का ही कारण है। माँ की आंखों में धुआं आता था। ठीक है। अभी गैस आ गई है। तो 4 प्रकार के हैं प्रदूषण के लिए उत्तरदायी हैं: वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। प्रदूषण करने वाले उद्योगों में ताप विद्युत गृह भी सम्मिलित है। ताप उद्योगों में प्रदूषण 4 प्रकार का बताया है। कौन सा? वायु प्रदूषण, जब चिमनी चलती हैं, चीज़ें पिघलाई जाती हैं तो धुआं निकलता है। दूसरा जल प्रदूषण, ठीक है, जब वहाँ से कचरा निकलता है चीज़ों का तो जल में बहा दिया जाता है, नदियों में, तो जल प्रदूषित हो जाता है। दूसरा भूमि प्रदूषित हो जाती है, भूमि में फैला दिया जाता है। तीसरा है ध्वनि प्रदूषण, जब मशीनें चलती हैं खटर बटर सटर ये सारी आवाज़ें आती हैं ना। जैसे ड्रिल मशीन है, आपके घर में काम कर रही हो, दीवार में छेद कर रही हो तो कितना शोर करती है, ये उद्योग ही तो हैं। आइए, और ताप विद्युत गृह भी सम्मिलित हैं। आइए देखिए गृह कौन कौन से हैं। पहला है वायु प्रदूषण, अधिक अनुपात में अनचाही गैसों की उपस्थिति जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड वायु प्रदूषण का कारण है। वायु में निलंबित कणनुमा पदार्थों, ठोस द्रव्य दोनों ही प्रकार के कण होते हैं, जैसे धूल, स्प्रे, कुहासा, धुआं, रासायन, कागज उद्योग, ईंटों के भट्टे, तेल शोधनशालाएं, प्रगलन उद्योग, जीवाश्म ईंधन दहन, छोटे बड़े कारखाने प्रदूषण के नियमों का उल्लंघन करते हुए धुआं निष्कासित करते हैं। जहरीली गैसों का रिसाव बहुत भयानक तथा दूरगामी प्रभावों वाला हो सकता है। क्या आप भोपाल गैस त्रसादी के विषय में जानते हैं? वायु प्रदूषण मानव स्वास्थ्य, पशुओं, पौधों, इमारतों तथा पूरे पर्यावरण का दुष्प्रभाव डालते हैं। देखो एक एक चीज़ को समझेंगे कि उद्योग खोला, उद्योग में पहले आपने मान लो आपने क्या लिया, उद्योग खोला आपने, तो चिमनी लगेगी, चिमनी से निकलेगा धुआं, और धुएं से निकलेगा क्या, धूल निकलेगी, स्प्रे निकलेगी, कुहासा, धुआं, बहुत सारी चीज़ निकलती हैं। धुआं कहाँ से निकलता है? भट्टे से निकलता है। तेल मतलब जो रिफाइनरी होती हैं, जैसे मथुरा में रिफाइनरी है इंडियन ऑयल की, तो वहाँ से बहुत सारा हर समय धुआं निकलता रहता है, गैस निकलती रहती है। ठीक है। सूरत, पानीपत, सोनीपत यहाँ पर भी हैं। तो जहाँ पर आपके उद्योग लगाए गए हैं वहाँ से 4 चीज़ों का प्रदूषण होता है। और गैस जब निकलती है तो जहरीली गैस रिसाव हो जाती है कभी कभी, जिससे क्या मौतें हो जाती हैं। बात समझ में आई? चलिए नोट कर लीजिए भाई वायु प्रदूषण के बारे में। देखिए वायु प्रदूषण कैसा होता है। ये रहा वायु प्रदूषण। ठीक है। देखो कूड़ा डला है, कूड़े में आग लगा दी तो धुआं निकल रहा है, जहरीली गैस, बदबू दूर दूर तक आती है। इससे क्या है, जीव जंतु छोटे जो अपघटक होते हैं, प्रदूषण जो हमारे प्रदूषण फैलाने वाली चीज़ों को कम कर दे। मान लो यहाँ पे चूहा मरा हुआ आ गया इस जगह पर, तो
छोटे छोटे जीव होंगे, चींटी वगैरह जो होंगे, तो वो चूहे को नहीं मार पाएंगे क्योंकि वो उनकी मौत पहले ही हो गई है। यहाँ देखें धुआं निकल रहा है, बस से धुआंधार निकल रहा है ना। यह देखें बड़ी फैक्ट्री है, ये तेल शोधनशाला है, यहाँ से ये निकल रहा है, ये निकल रहा है ना रिफाइनरी से। यहाँ देखिए पराली जला दी तो ये धुआं निकल रहा है। इधर देखिए ये बना रहे हैं कुछ आइटम, खाने से भी क्या है धुआं निकल रहा है। तो ये भी क्या प्रदूषण के कारण है। घर में खाना बनाइए कंडे से, पूरा घर काला काला हो जाएगा और दम घुटने ऐसी बीमारी होती है। ठीक है। अब देखें जल प्रदूषण। उद्योगों द्वारा कार्बनिक तथा अकार्बनिक अवशिष्ट पदार्थों को नदी में छोड़ने से जल प्रदूषण फैलता है। जल प्रदूषण के प्रमुख कारक कागज, लुगदी, रसायन, वस्त्र, रंगाई उद्योग, तेल शोधनशालाएं, चमड़ा उद्योग तथा इलेक्ट्रोफ्लेटिंग उद्योग जो रंग अपमार्जक, अम्ल, लवण, भारी धातुओं जैसे सीसा, पारा, कीटनाशक, उर्वरक, कार्बन, प्लास्टिक, रबर सहित कृत्रिम रसायन आदि जल में वाहित करते हैं। भारत के मुख्य अवशिष्ट पदार्थों में फ्लाई ऐश जो गैस उड़ती है ना, गैस जब किसी उद्योग में काम करते हैं तो वहाँ से मान लो कोयला जलाया, कोयला जलाते जलाते कोयले की गैस भी ऊपर निकलती है, ऐश मतलब राख निकल जाती है ऊपर। फॉस्फोर, जिप्सम तथा लोहा इस्पात की अशुद्धियाँ हैं। ठीक है। आइए देखते हैं जल प्रदूषण के कारण कौन कौन से। यहाँ दिखा दिया आपको सारी चीज़ें हैं, अब उनका चित्र दिखाते हैं आपको, है ना। इनको आप नोट कर लीजिएगा। देखिए जल प्रदूषण कैसे हो रहा है। जल प्रदूषण देखो नदियों द्वारा मलबा लाया गया है, यहाँ किसी को मर गया गिर गया यहीं फेंक दिया है ना। ये देखो जल प्रदूषण देखो ये हो रहा है, ये गंदे नाले छोड़े जा रहे हैं, ये पाइप से छोड़ा जा रहा है, ये सभी नहा कर जा रहे हैं ना, ये नहा रहे हैं, मवेशी नहा रहे हैं उसमें, गंदे नाले गटर खुले हुए हैं, ये सब क्या है जल प्रदूषण ही तो है। इसको कौन पिएगा बताओ, कौन नहाएगा। हमारे यहाँ पे सभ्यता संस्कृति के नाम पर वो लूट खसुट हुई है भारत में जिसका कोई जवाब नहीं है। नदियों को माँ मानते हो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती कि ऐसे कचरा पॉलिथीन में ली पूजा सामग्री और नदी में फेंक दिया, है ना। अच्छे पुजारी हो, अच्छे भगवान में विश्वास रखते हो, हिंदू धर्म में विश्वास रखते हो या किसी अन्य धर्म में विश्वास रखते हो तो नदियों को गंदा मत कीजिए। जल को देवता के रूप में स्वीकार किया गया और देवता के रूप में स्वीकार कीजिए ताकि आपकी आने वाली पीढ़ी के लिए कम से कम ये पानी दे सके, है ना। नहीं तो वंश के वंश नष्ट हो जाएंगे, ये नदियाँ फिर अपने आप को शुद्ध कर लेंगी। जब तुम सब खत्म हो जाओगे ना तो आप विरल बहेंगी, कोई न रोकने टोकने वाला नहीं होगा। और तुम्हारे होते हुए इनकी हालत ये है, तुम नहीं रहोगे तब ये साफ बहेंगी, तुम्हारे होते हुए ये स्वच्छ बहनी चाहिए। तुम्हें कुदरत ने शक्ति दी, दिमाग दिया, बुद्धि दी कि ताकि तुम इनकी रक्षा कर सको। तुम तो इनके रक्षक नहीं भक्षक हो। ठीक है। भक्षक हो, तुरंत चिप्स लिया, कुछ भी खाया, फेंक दिया पानी में, ऐसे नाली में फेंक दिया। अरे अपने घर ले जाओ, अच्छी तरह से व्यवस्थित करो और जहाँ कचरा जाता कचड़े वाला था वो कचरे में डालो, जहाँ फेंका फेंक दिया आपने। ठीक है। समझ में आ रही है। चलें आगे। भूमि प्रदूषण। अब देखेंगे भूमि प्रदूषण। भूमि प्रदूषण में देखें आप, भूमि प्रदूषण में देखें आप तो पाएंगे जब कारखाने से ताप घरों से गर्म जल को बिना ठंडा किए ही नदियों तालाबों में छोड़ दिया जाता है तो जल में तापीय प्रदूषण होता है। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के अवशिष्ट परमाणु शस्त्र उत्पादन, कारखानों से कैंसर, जन्मजात विकार, अकाल प्रसव जैसी बीमारियां उत्पन्न होती हैं। ठीक है ना। मृदा जल प्रदूषण आपस में संबंधित है। मृदा और जल प्रदूषण आपस में संबंध है, मतलब जल को प्रदूषित कर दिया तो मृदा प्रदूषित हो जाएगी और मृदा प्रदूषित हो गई, मृदा गंदी हो गई, मिट्टी गंदी हो गई तो जल भी गंदा हो जाएगा। मलबे का ढेर विशेषकर कांच, हानिकारक रसायन, औद्योगिक बहाव, पैकिंग, रबड़, कूड़ा करकट मृदा को अनुपजाऊ बनाता है। वर्षा जल के साथ प्रदूषण जमीन से रिश्ते हुए भूमिगत जल तक पहुंच जाता है, उसे भी प्रदूषित कर देते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जमीन पर कोई कचरा पड़ा हुआ है और वह कचड़े में पानी आ गया तो वो पानी धीरे 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 रिश्ते रिश्ते एक दिन जहाँ से नलके से पानी लेती हो ना, जहाँ से समर पानी लेती है उस पानी में इसके तत्व मिल जाते हैं। फिर क्या है आपको बीमारी फैलती है, फिर कहते हैं लाओ आरो। ठीक है। समझ में आई। देखिए ये कैसा है, भूमि प्रदूषण है।
कचरा छोड़ दिया, भूमि प्रदूषित हो गई। अब यहाँ पानी आएगा तो पानी प्रदूषित हो जाएगा। ये कचरा इकट्ठा कर दिया यहाँ पे, भूमि पर डाल दिया, ठीक है, तो भूमि प्रदूषित कर दी। यहाँ देखो कितना सारा कचरा है, ये सारी व्यवस्था है, सब बीन रहे हैं, ये सभी क्या है, भूमि प्रदूषण के उदाहरण हैं। चलें आगे। अब देखिए ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण से खिन्नता उत्तेजना ही नहीं वरन श्रवण अक्षमता, हृदय गति, रक्तचाप, अन्य कायिक व्याधियाँ भी बढ़ती हैं। जैसे बहुत तेज आप डीजे सुनोगे तो आपके अंदर चिड़चिड़ापन तो पैदा होता ही है, उत्तेजना ही बढ़ जाती है, किसी मारने पीटने को तैयार हो जाते हो, ठीक है। और इसी के साथ साथ आपकी कानों की क्षमता भी खत्म हो जाती है सुनने की। हृदय गति मतलब तेज क्या गति भी बढ़ जाती है, हृदय घात होने का, हार्ट अटैक होने की चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है, समझे। रक्तचाप बीपी भी बढ़ सकता है, अन्य कायिक बीमारी होती है, मतलब त्वचा जैसी मतलब समस्या होती है काया में, है ना। तो यहीं आपको बता दूं, कुछ ऐसे मूर्ख लोग भी होते हैं, ऐसे पागल लोग भी होते हैं कि जैसे रख लिया, भोंपा लगा दिया ऊपर। अभी मस्जिदों पर योगी महाराज जी ने बहुत सारा पाबंदी लगाई कि क्यों तेज तेज बजाते हो, ईश्वर की प्रार्थना चुपचाप हो सकती है। लेकिन वो ये काम करना भूल गए कि आपके बगल में ही 7 दिन की सप्ताह रख दी और माइक लगा दी, बहुत बड़े भूपा लगा दी, स्पीकर लगा दिए, हूटर लगा दिए। अब 7 दिन तक आपको झेलना है। 5 मिनट की अजान हो रही है, उसमें आप पाबंदी लगा रहे हो, लेकिन ये तो 7 दिन तक चाटेंगे। सुबह 4 बजे से भजन चालू कर देंगे, खुद नहीं बोलेंगे तो भजन चालू कर देंगे, अपने वाले लगा देंगे। उसके बाद दोपहर 2 बजे तक फिर आप चालू हो जाओगे, फिर शाम को 11-12 बजे तक आपकी रासलीला चलती रहती है। ये नहीं देखते हैं जो साधु संत हैं, जो महाराज बने फिर रहे हैं, वो इतनी बात को नहीं समझते कि मैं जो कह रहा हूँ, बोल रहा हूँ, कुछ ही लोगों को तो अच्छा लग सकता है ना। तो मैं पूजा पाठ करनी शांति में कीजिए, दूसरों को ध्वनि प्रदूषण क्यों कर रहे हो सकता है किसी की बेचारी की माँ मर गई, बहन मर गई, वो दुखी हो, तुम भजन गाने जा रहे हो। तो इस पर भी देखो सरकार प्रयास कर रही है, कोई भी सरकार हो, किसी की सरकार हो, लेकिन जब तक आम जन इसमें भागीदारी नहीं निभाएगा तब तक नहीं होगा। हाँ, इसी के साथ अगर कोई ऐसा करता है कि 24 घंटे की भागवत बैठा दी और अखंड पाठ रख दिया, आप 100 नंबर 112 कॉल पर कीजिए, वो बंद करा दे तुरंत। हर चीज़ की परमिशन होनी चाहिए, है ना। आप परमिशन लेकर ही ऐसा कार्य कर सकते हो, चाहे वो धार्मिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो। अब परमिशन है नहीं है, भोंपा लगा दिए और तेज तेज बजा रहे हो गाने को आप। ये कौन सा तुम्हारा औचित्य है भाई, ये कौन सा तरीका तुम्हारा, जनता को परेशान किए जा रहे हो। आधे से ज़्यादा बच्चे तो इसलिए फेल हो जाते हैं 9th 10th 12th में कि बगल में ही ऐसे पेपर चलते हैं, तभी ये भोंपा लग जाता है। अच्छा, हिम्मत है नहीं धर्म के नाम पर बोलने की। जैसे धर्म के नाम पर बोलते हो तो लोगों को चिड़चिड़ लग जाती है। धर्म नहीं धंधा है। क्या है? धर्म नहीं धंधा है। धर्म, हिंदू धर्म इतना अच्छा धर्म है, इसकी कल्पना नहीं कर सकते। जहाँ जल को देवता माना गया हो, जहाँ पेड़ पौधों को भगवान माना जा रहा हो, वो धर्म कितना उच्च लेवल का हो। लेकिन चंद घटिया लोगों ने पैसे कमाने के लालच में, ठीक है, पैसे कमाने के लालच में पूजा पाठ का अपना ढोंग बना लिया। कोई कुतिया देवी रख लिया किसी ने नाम, किसी चावड़ देवी रख लिया, किसी ने कुछ रख लिया। अरे देवी देवता फिक्स है ना। सबसे बड़ा धर्म होता है प्रकृति धर्म। ना हिंदू, मुस्लिम, सिख, बौद्ध, ईसाई कुछ नहीं, कोई धर्म नहीं है। सबसे अच्छा धर्म है प्रकृति धर्म। प्रकृति पूजा ही सबसे बड़ी पूजा है। ये तो पंथ है, ये सब धर्म नहीं है, पंथ है। इन पंथों से कोई मतलब नहीं है। आप अच्छे बनिए। आप ऐसा व्यवहार कहीं मत कीजिए किसी के साथ जो आपको अच्छा लगता हो। आपके कान पर कोई भोंपा बजाए बहुत तेज तेज, आपको हूटर बजाए, साउंड बजाए, तो कितना बुरा लगेगा। और वहीं आप भागवत करा रहे हैं, रामायण करा रहे हैं, ये क्या चीज़ है? इनसे क्या चीज़ मिलती है? और दूसरों को कष्ट पहुंचा रहे हैं। भगवान भी खुश होते हैं तो दूसरों को खुश करते हो, ठीक है। तो हमेशा कम ध्वनि में गीत सुनिए। अब तो लीड आ गई हैं, ठीक है, ईयरफोन आ गए, ईयर वाले बड्स आ गए। अगर आपको सुनने का ज़्यादा ही कुलकुलाहट मच रही है आपके अंदर, तो कान में लीड लगाइए, बहुत तेज से सुनिए, जितना सुन सकते हो उतना सुनिए, ठीक है। दूसरों को कष्ट मत पहुँचाइए। आप हकीकत में आप अगर तेज गाना बजा रहे हो तो आप सुनना नहीं चाह रहे उस गाने को, आप दूसरों को सुना रहे हो, है ना, और दूसरा उसे सुनना नहीं चाहता। चलिए, ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। देखिए ध्वनि प्रदूषण देखेंगे, स्क्रीनशॉट लीजिए। देखो ये बजा रहे हैं, वहाँ पर कितनी तेज तेज लगा हुआ है और कितने लोग परेशान होंगे। इसकी ध्वनि प्रदूषण से बेटा
पशु पंछियों के अंडे गिर जाते हैं, और तो ज़्यादातर डीजे बजता है, बहुत तांडव डीजे वाले बजे धाँ धाँ होता है, तो वहाँ को या कोई गर्भवती महिला गुजरती है उनके बच्चे तक गिर जाते हैं या पेट में ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो तुमसे बड़ा दुष्ट कोई नहीं है, दूसरों को कष्ट पहुंचाना चाहते हैं। ये देखिए जाम लग गया, पोई पौ हो रही है, ठीक है, की पी सी हो रही है। ये देखिए यहाँ पर जाम लग गया, हमारे सम्मानित पुलिसकर्मी इनको खोलना चाह रहे हैं, मेहनत करते हैं, इनका जीवन बड़ा ही दुश्वार है। ठीक है, बड़े ही सम्मान के साथ इनका नाम लेना चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं रिश्वत खाते हैं, बेटा पुलिस बहुत पीछे आती है रिश्वत के मामले में। सबसे बड़े रिश्वतखोर तो बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठे हैं, संसद में बैठे हैं, जज बन के बैठे हैं, बहुत बहुत रुपया लेते हैं फैसला पलटने के लिए ना, बड़े बड़े अधिकारी बैठे हैं। ये तो 10 रुपये लेंगे सबको दिख जाएगा, लेकिन 10 रुपये लेंगे 10 का काम करेंगे। प्रदूषण रोकने के उपाय, प्रदूषण रोकने के उपाय, रोकने के उपाय 3 आर का प्रयोग करें। 3 आर देखेंगे कौन कौन सी आर हैं। 3 आर, रिड्यूस कम करें, पहले तो प्रदूषण करें ही नहीं, बहुत कम करें, और कर रहे हैं तो उसका रीयूज कीजिए, रीयूज कर लिया है फ्री बच रहा है तो रिसाइकिल कीजिए, कम प्रयोग पुनः चक्रण करिए ना। रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल। वर्षा जल का संग्रहण करना, ठीक है, वर्षा का जो जल आता है उसको इकट्ठा कीजिए। औद्योगिक कचरे का सही निस्तारण कीजिए, ठीक है, औद्योगिक कचरा हो गया तो उसको सही तरीके से उपयोग कीजिए, सही तरीके से निस्तारण खत्म कीजिए, दबाइए। ऊर्जा के नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग कीजिए, आप बिजली को कोयले से उत्पादन न करके आप सौर एनर्जी का प्रयोग कीजिए। ऐसी तकनीक का विकास जो टिकाऊ हो और कम प्रदूषण करे, ये सारे इसके उपयोग हैं। ठीक है, आगे देखें, आगे देखें विनिर्माण किसे कहते हैं। अब ये प्रश्न उत्तर आ गए, इनको मैं करा देता हूँ। कच्चे माल को मूल्यवान उत्पादन में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण कहते हैं। ठीक है, आप इनको लिखते जाइए, उत्तर लिख दिए मैंने, देखिए ये उत्तर है, आप रख लीजिए। कौन सा कारक किसी उद्योग की अवस्थिति में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो न्यूनतम उत्पादन लागत। ठीक है, विनिर्माण उद्योग का क्या महत्व है। विनिर्माण उद्योग के विकास स्पर्धा से कृषि उत्पादन और वाणिज्य व्यापार को बढ़ावा मिलता है। उद्योग की स्थापना को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो बताइए। कच्चे माल की उपलब्धता है, श्रमिक पूंजी, बाजार, शक्ति के साधन, वित्तीय संस्थाएं, ये सभी इसके महत्वपूर्ण हैं। लिख लीजिए आप, मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा बार बार इसको, है ना, देख लीजिए। ठीक है, ये को देखिए, ये है, आगे देखिए। ठीक है, ये सभी आपके व्यवस्था हैं। और लास्ट में है थैंक यू। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, अर्थात आपने हमको झेला, आपने हमको समझा, आपने हमारी बातें को सुना, इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। चलिए साथियों, इन्हीं शब्दों, इन्हीं व्यवस्थाओं के साथ आपसे विदा लेते हैं। अगर आपको हमारी मेहनत, हमारी भाषा, हमारे हिसाब किताब आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे अभिज्ञा पाठशाला चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अगर नहीं आता है तो मत कीजिए, बस पढ़ते रहिए ना। बस ये कि आप पढ़ लेके कुछ बन जाएंगे तो एक दिन याद जरूर आएंगे कि ऐसे भी लोग थे। ठीक है, चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।